नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल और मैं हूं आपके साथ गुंजन मित्तल। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने हेल्थ शो में। हमारी कोशिश रहती है शो के जरिए आप तक हेल्थ से जुड़ी हर जानकारी पहुंचाना और आपके हर सवाल का जवाब अपने हेल्थ एक्सपर्ट से जानना ताकि आप सेहतमंद रह सकें। आज हम बात करेंगे अफ्रीकन स्वाइन फीवर के बारे में, जिसको स्वाइन फ्लू भी बोला जाता है। कोविड-19 के बाद अब नॉर्थ ईस्ट के कई राज्यों में स्वाइन फ्लू के केसेस ने हमारी चिंताएं और बढ़ा दी हैं। मिजोरम और त्रिपुरा समेत कई राज्य इसकी चपेट में हैं। लेकिन ये फीवर इंसानों और जानवरों के लिए कितना और कैसे खतरनाक है, आज इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं धर्मशिला नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के सीनियर पल्मोनोलॉजिस्ट डॉक्टर नवनीत सूद। डॉक्टर नवनीत, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। डॉक्टर नवनीत, सबसे पहला सवाल मैं आपसे आसान भाषा में जानना चाहती हूँ कि स्वाइन फ्लू होता क्या है और ये नॉर्मल फ्लू से कैसे अलग होता है। देखिए, स्वाइन फ्लू जैसे नाम सजेस्ट करता है, स्वाइन हम पिग्स को बोलते हैं और ये इन्फ्लुएंजा वायरस की एक सब टाइप है जो पिग्स को इन्फेक्ट करती है और ह्यूमंस को भी इन्फेक्ट करती है। प्राइमरीली स्वाइन फ्लूज होते हैं वो पिग्स में इन्फेक्शन करते हैं। 3 तरह के इन्फ्लुएंजा वायरसेस होते हैं, ए, बी और सी। बी जो है वो पिग्स में नहीं होता है। ए जो है वो ए और सी जो है वो पिग्स में भी होते हैं और ह्यूमन में भी होते हैं। तो ज्यादा कंसर्न हमारा ए के साथ रहता है, इन्फ्लुएंजा ए वायरस जो है, और ज्यादातर उसमें इन्वॉल्व जो रहते हैं वो पिग्स रहते हैं। और ह्यूमंस में ट्रांसमिशन जो लोग वहां से काम कर रहे हैं, पिग्स के साथ फार्म्स में काम कर रहे हैं या वहां बहुत ज्यादा एक्सपोजर हो गया है, उनसे हो गया है और वो आगे ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई से करते हैं। तो बेसिकली जो लोग बहुत सारे एनिमल हस्बेंड्री में हैं, मीट प्रोडक्शन में है, उन लोगों को सबसे हाईएस्ट रिस्क है। और अगर एक बार कम्युनिटी में स्प्रेड होता है तो फिर ड्रॉपलेट से वो ह्यूमन टू ह्यूमन भी स्प्रेड होता है, जैसे हमने पहले भी देखा था, 2009 में भी देखा था। अब ये अफ्रीकन स्वाइन फ्लू जो है ये नया वैरायटी है। अभी तक ह्यूमंस में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं क्रिएट किया है, बट जैसे पहली बार ही हुआ था, ये भी आगे चल के बड़ी समस्या बन सकता है। ओके डॉक्टर, मुझे बताइए कि इस फ्लू के लक्षण क्या है। जैसे आपने कहा कि ह्यूमन टू ह्यूमन तो ट्रांसमिट होता है, क्या ये एक जानवर से दूसरे जानवर में या जानवर से ह्यूमन में भी होता है? देखिए, मोस्ट कॉमन जो ट्रांसमिशन है वो जानवर से जानवर में, जैसे पिग्स हैं। पिग्स बहुत जगह पे फार्म्स में इकट्ठे होंगे, इकट्ठे ट्रांसपोर्ट होते हैं, वो इकट्ठे, बहुत कम उनमें स्पेस होता है। वहां से कुछ कुछ में होता है ट्रांसमिशन, कुछ में नहीं होता है ट्रांसमिशन। तो बेसिकली ट्रांसमिशन जो है वो पिग्स टू पिग्स में सबसे कॉमन होता है। और जैसे कि मैंने पहले बताया, पिग्स टू ह्यूमन में ऐसे होगा कि जो लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं, जो पिग्स को पाल रहे हैं, जिन्होंने ग्लव्स नहीं पहने हैं, जिनका इम्यून सिस्टम कम वीक है, जो स्मोकिंग कर रहे हैं, स्मोकिंग भी एक अलग से रिस्क फैक्टर है इसका, वो सब चीज़ों में स्वाइन फ्लू कॉमनली हो सकता है। और ह्यूमन टू ह्यूमन में तो जैसे हमारे ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई होते हैं, एक बार ह्यूमंस में आ गया तो फिर वो टू ह्यूमन ड्रॉपलेट्स के थ्रू वो स्प्रेड कर सकता है। ओके डॉक्टर, इस फीवर के लक्षण क्या हैं? इस फीवर के लक्षण नॉर्मल फ्लू जैसे ही होते हैं और ये हमारा डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन ही रहता है ज़्यादातर टाइम। एपिडेमियोलॉजी मतलब उस एरिया में क्या स्प्रेड हो रहा है। जैसे अभी हमें पता लगा कि नॉर्थ ईस्ट में कुछ स्प्रेड हो रहा है, तो वहाँ के डॉक्टर्स को, स्पेशली जो प्राइमरी हेल्थ केयर वर्कर्स, जो प्राइमरी हेल्थ केयर सेटअप्स में डॉक्टर्स हैं, जिनको उस तरह का फीडबैक नहीं है, उनको बताना ज़रूरी है। जो नॉर्मल लक्षण है वो ही होता है, खांसी है, फीवर है, सांस चढ़ना है, ऑक्सीजन की कमी होना है, आंखों में जलन होना है, जो नॉर्मल एक फ्लू के लक्षण होते हैं। बट इनसे हमें प्रॉब्लम इसलिए ज़्यादा है कि जो इन स्वाइन फ्लू के जो ह्यूमंस के केसेस हैं वो आगे चल के रेस्पिरेटरी फेलियर तक भी कर सकते हैं। हालांकि अफ्रीकन स्वाइन फ्लू में अभी बहुत सारे केसेस हमें नहीं मिले हैं इस टाइप के, बट अभी हमें कंसर्न रहना ज़रूरी है। अगर ये स्प्रेड करता है ह्यूमंस में तो आगे संभाल के जो भी सिचुएशन है वो हेल्थ अथॉरिटीज को देख के चलना पड़ेगा। अब कुछ शायद कलिंग शुरू हो गई है वहाँ पे पिग्स की भी, तो देखते हैं, वो थोड़ा सर्विलेंस पे डालना पड़ेगा उस एरिया।
ओके। डॉक्टर, जैसे कि बोला जाता है इस फीवर से छोटे बच्चों, गर्भवती महिलाओं और बुजुर्गों को ज़्यादा खतरा रहता है, तो ये अपना बचाव कैसे करें? देखिए, अभी कोविड के समय में ऑलमोस्ट सभी को पता है कि कैसे इन्फेक्शन स्प्रेड होता है। कोविड हम्म। भी एक कोरोना वायरस है जो, तो जो आप मेयर्स ले रहे थे कोविड से रुकने के लिए, सोशल डिस्टेंसिंग हो गया, हैंड वॉशिंग हो गया, कफिंग और स्नीजिंग है तो अर्जेंटली आप अपने ऑक्सीजन लेवल चेक करा रहे हैं, वो सब चीजें आपको करनी जरूरी हैं। मतलब वो आपको कंटिन्यू करना है इवन इफ आपके एरिया में अगर कोविड कम भी हो गया है। तो ये जो वायरसेस के, अभी वैसे भी वायरल का सीजन शुरू हो रहा है, अभी जैसे स्वाइन फीवर आया है, स्वाइन फ्लू है, बर्ड फ्लू भी आ सकता है। तो ये सब चीज़ों से बचाव रखने के लिए स्पेशली जो आपने मेरे को कैटेगरीज बताई हैं, बच्चे हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, बूढ़े हैं, और जो कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनकी इम्यूनिटी कम होती है ना, जी। डायबिटिक्स हैं, जो अनकंट्रोल्ड डायबिटिक्स हैं, कैंसर के पेशेंट्स हैं, उनको अपना ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। अभी जो सीज़न आएगा वो थोड़ा डेंजरस सीज़न आएगा, नवंबर से लेके जनवरी तक वायरल का फुल ब्लोन सीज़न होगा। इस बार एक्सपेक्टेड है कि थोड़ा ज़्यादा सीवियर हो, क्योंकि कोविड की वजह से पिछली बारी काफ़ी लोगों ने काफ़ी एहतियात लिए हुए थे, तो उस वक्त लॉकडाउन्स भी थे। अब इस बारी सब कुछ ओपन है तो एक्सपेक्टेडली थोड़ा प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकता है। तो जो वल्नरेबल ग्रुप्स हैं उनको अपना ध्यान रखना स्पेशली ज़रूरी है। सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड वॉशिंग और मास्क, ये तो 3 आपके लाइफस्टाइल चेंजेस होने चाहिए। ओके। डॉक्टर, ये भी बताइए कि ये जो फीवर है वो कितना खतरनाक है और इसका उपचार क्या है? देखिए, नॉर्मली वायरल इन्फेक्शंस का बहुत एफिशिएंट उपचार ह्यूमंस को नहीं मिला। उसका रीज़न ये है क्योंकि वायरसेस बहुत जल्दी म्यूटेट करते हैं। जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शंस में हमारे पास एंटीबायोटिक्स रहते हैं, एंटीबायोटिक्स के अपर लेवल पे हम जा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं एंटीबायोटिक्स को, पर वायरसेस में ऐसा नहीं है। बहुत कम एंटीवायरल्स हैं जो बहुत कम वायरसेस के अगेंस्ट इफेक्टिव हैं, और जो नए स्ट्रेन आते हैं उनके अगेंस्ट भी वो इनइफेक्टिव होते हैं। सेम गोज फॉर वैक्सीनेशन ऑल्सो। ऑल्दो इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन जो लगती है वो आपको रेगुलरली लगवानी है, जो एटलीस्ट जो वल्नरेबल ग्रुप्स हैं, बट उसकी भी इफेक्टिविटी स्पेसिफिकली स्वाइन फ्लू में जो है वो अभी अप्रूवन नहीं है बहुत ज़्यादा। तो बेसिकली जो ट्रीटमेंट पार्ट है वो बहुत ज़्यादा अभी सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। हमें हमें बहुत ज़्यादा अभी वायरल डिजीज़ के बारे में उनको कंट्रोल करने के लिए डिफ़िकल्टी है। मेरे ख्याल से प्रिवेंशन इज़ ऑल द मोर इम्पोर्टेंट देन क्योर। जी। डॉक्टर, ये भी बताइए क्या ये इन्फेक्टेड मीट खाने से भी हो सकता है? जी नहीं, इन्फेक्टेड मीट खाने से नहीं होता है ये। ओके। बट ये है कि क्योंकि इन्फेक्टेड मीट जिस जगह पे आप सपोजिटली आप किसी पिग, जहाँ पे पिग्स फार्म्स हो रहे हैं वहाँ पे आप खाया जा रहा है, तो उन उन जगहों से आप इन्फेक्शन उठा सकते हैं, बट एज सच इन्फेक्टेड मीट खाने से नहीं होता। ओके। डॉक्टर, इस फीवर का फैलाव कैसे होता है? जैसे कोरोना को हम देखें तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में फैल रहा है, तो क्या इस फीवर का भी नॉर्थ ईस्ट से हटकर दूसरे राज्यों में फैलने के चांसेस हैं? थोड़ा डिफिकल्ट है इसमें एक्चुअली। पहला तो जो मेन ट्रांसमिशन है, जो मेन ब्लॉक आता है वो आता है पिग्स टू ह्यूमंस में ट्रांसमिट होना। अब वो बहुत ज़्यादा अगर डोज में आपने और बहुत क्वांटिटी में अगर आप लोग जो हैं वो इन्वॉल्व हुए हैं, तब आप आगे उसको स्प्रेड बहुत ज़्यादा हो सकता है। बट अगर आपने उसको फर्स्ट स्टेज पे ही कंट्रोल कर लिया है, अगर आपको पता लग गया कि पिग्स में हो रहा है और आपने उनकी कंट्रोल मेजर्स ले ली हैं, कलिंग शुरू कर दी है या उनको आइसोलेट करना शुरू कर दिया है पिग्स को, तो वेरी अनलाइकली कि, और वहाँ पे आप जो मीट में और पोल्ट्री के उसमें जो काम कर रहे हैं वर्कर्स, उनको आपने प्रॉपर सारी चीज़ें बता दी गई हैं कि मास्क पहनना है, ग्लव्स पहनने हैं। ग्लव्स नहीं पहनते हैं बहुत लोग, उनको ग्लव्स पहनना बहुत ज़रूरी है। तो आपको फर्स्ट चेन पे ही ब्लॉक करना है। वंस इट गोज इनटू अ ह्यूमन चेन, फिर वो स्प्रेड होना इजी है। तो अगर ह्यूमंस बहुत सारे इन्फेक्ट होने लग जाएंगे तो वो ड्रॉपलेट न्यूक्लियर से बहुत तेजी से इन्फेक्ट हो सकते हैं। चिंता की तो बात आपको उसी से फिर चिंता की बात होगी, फिर आपको कोविड वाला स्टेटस भी हो सकता है। मैं वैसा नहीं कह रहा हूँ होगा, बट अगर वो ड्रॉपलेट न्यूक्लियर से स्प्रेड करने लग जाए तो वो भी एक सिचुएशन आ सकती है अगर आप लापरवाह हैं।
जी। डॉक्टर, मिजोरम और नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट्स में ये फीवर इतना क्यों फैल रहा है? इसके फैलने के पीछे क्या वजह है? देखिए, एक तो थोड़ा सा वहाँ पे मीट एंड पोल्ट्री का थोड़ा सा ऐसे फार्म्स कॉमनली ज़्यादा पाए जाते हैं नॉर्थ इंडिया के कंपैरिजन में। दूसरा शायद थोड़े बैकवर्ड एरियाज हैं, वहाँ पे लोगों को इतनी इन्फॉर्मेशन भी नहीं है। इनफैक्ट कोविड की भी इन्फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा नहीं है, मीडिया उतना कॉमनली वहाँ पे इन्वॉल्व नहीं है। और दूसरी बात ये है कि बहुत सारे एरियाज जो हैं वो लैंडलॉक्ड एरियाज हैं, जंगल्स हैं, ट्राइब्स रहते हैं अलग अलग। सो लॉट ऑफ थिंग्स कंट्रीब्यूट टू दोज थिंग्स, जैसे ये वाले एरियाज हो गए, या इनफैक्ट जो आपके ट्राइबल एरियाज और भी होंगे इंडिया में, वहाँ पे भी ये प्रॉब्लम्स अगर फैलती है तो उसको कंट्रोल करना, उसकी इंफॉर्मेशन लेना, गवर्नमेंट सेटअप भी वहाँ नहीं है, तो देन ऑल दो सेक्टर्स, और वो वायरल इन्फेक्शंस के लिए वैसे भी जी। एनवायरनमेंट जो है नॉर्थ ईस्ट का वो वेरी कंडुसिव है, तो वो कुछ कुछ रीजन है जो इस वजह से हो सकता है। डॉक्टर, एक बहुत चिंता की बात हो गई क्योंकि हम देख रहे हैं कि नॉर्थ इंडिया में डेंगू और वायरल फीवर के केसेस ज़्यादा बढ़ रहे हैं, बच्चों की डेथ्स हो रही है। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट में अब ये स्वाइन फ्लू के केसेस, और केरला में हम देख रहे हैं निपा वायरस, और पूरे वर्ल्ड में तो एक कोरोना वायरस चल ही रहा है। तो ये सब कितना, मतलब वायरस ने एक पूरा हमला कर दिया है हमारे ऊपर। जी बिल्कुल, मतलब वायरसेस अभी आने वाला समय जो है वो वायरसेस का ही होगा। बैक्टीरियल इन्फेक्शंस बहुत हद तक कंट्रोल हो गए हैं, अपार्ट फ्रॉम जो ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया है हमारे, जो भी हॉस्पिटल एक्वायर्ड बैक्टीरिया। बट वायरल जो है वो वायरसेस जो हैं वो म्यूटेट हो रहे हैं, बहुत तेजी से म्यूटेट हो रहे हैं। मोर बहुत शक्तिशाली वायरसेस बनते जा रहे हैं। बॉडी के जो इम्यून सिस्टम है हम लोगों के कमजोर होते जा रहे हैं, हमारी एक्सरसाइजेस कम है, हमारा खान पीन डिफरेंट है, हमारी इम्यूनिटी डेफिनेटली कम हो गई है। तो ऑल दीज फैक्टर्स जब मिलके बनाएंगे तो एक प्रॉब्लम है, जो वायरसेस वायरसेस का अटैक हमने भी देखा पिछले 20-30 साल में अपने मेडिकल करियर में, कि वायरसेस जो हैं वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो बढ़ते जा रहे हैं, नंबर ऑफ वायरसेस और सीवियरिटी ऑफ इन्फेक्शंस व्हिच दे कॉज। जी। जैसे कि अब वायरसेस का अटैक हो गया है, तो एक नॉर्मल इंसान अपनी ज़िंदगी में किस तरह के लाइफस्टाइल चेंजेस करे ताकि हम इन वायरसों के प्रभाव से बच सकें? देखिए, जैसे मैंने पहले बोला, ये हर हर इन्फेक्शन के लिए एक चीज इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि प्रिवेंशन जो है वो करना ज़रूरी है। तो जी बिल्कुल। आपकी जो इम्यूनिटी है वो ही सबसे इम्पोर्टेंट है। इवन आप कोविड में भी अगर आप देखेंगे तो बहुत लोगों को दिक्कत उन लोगों को हुई थी जिनका इम्यून सिस्टम थोड़ा वीक था। तो जिनका इम्यून, जैसे एल्डरली थे जिनकी मोर्टेलिटी हुई, या डायबिटिक्स थे, तो सबसे इम्पोर्टेंट काम है आपको, जैसे आजकल लोगों को क्या होता है कि मेरे को वेट लॉस करना है। वेट लॉस एक बहुत अच्छी चीज है, बट वेट लॉस एसोसिएटेड विद हेल्दी लाइफस्टाइल इज मोर इम्पोर्टेंट, है ना। आप एक्सरसाइज करके वेट लॉस कर रहे हैं कि खाना छोड़ के वेट लॉस कर रहे हैं, वो दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो आप अपनी इम्यूनिटी बिल्डअप करिए, एक्सरसाइजेस करिए, खूब फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाइए, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, आर्टिफिशियल चीजें, और अपना रेगुलर चेकअप करवाइए। कई बार अनडायग्नोज डायबिटीज, अनडायग्नोज कैंसर बहुत देर चलता रहता है, तो उस चीज को अवॉइड करिए। और मेरे ख्याल से इम्यूनिटी को बढ़ाने के अलावा, और प्लस दूसरा ये पोल्यूशन रिलेटेड चीजें हैं जो ये स्टेट गवर्नमेंट्स को, या जो गवर्नमेंट्स हैं सेंटर की, स्टेट की, वो सबको देखना जरूरी है कि उससे रिलेटेड भी वायरल इलनेसेस जो हैं वो बढ़ रही हैं। जी। उसको कंट्रोल करना भी पूरा सोसाइटी का ही काम है बेसिकली। तो इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए हम क्या करें? देखिए, एक्सरसाइज करना तो बहुत ज़रूरी है। खाने पीने में आप नेचुरल चीज़ें ज़्यादा लीजिए, रिफाइंड चीज़ें कम लीजिए। आजकल हमारे खाने में बहुत ज़्यादा फाइबर नहीं होता है, तो फाइबर जो है वो अपार्ट फ्रॉम आपके पेट को ठीक रखने के लिए, या पाचन शक्ति को ठीक रखने के लिए, आपको इम्यूनिटी बढ़ाने में भी बहुत हेल्प करता है। जी। विटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स, और वो सबकी न्यूट्रिशनली आपको अच्छा खाना खाना है। अच्छा का मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि महंगा खाना खाना है। आजकल बहुत सारी रिफाइंड चीज़ें आती हैं मार्केट में। आप अपने घर में भी बहुत सारी कुछ चीज़ें लगा सकते हैं, ऑर्गेनिक खाना खा सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें अभी प्रॉब्लम चल रही हैं, आपके फर्टिलाइजर्स हैं, बहुत सारे पेस्टिसाइड्स यूज हो रहे हैं। उन चीज़ों को धीरे धीरे करके आपको लाइफस्टाइल में अपने कम करना है। मतलब अब वो गवर्नमेंट करेगी और आप करेंगे, जैसे भी मिक्स करके, आगे आने वाली जनरेशन्स को नहीं तो बहुत दिक्कत होगी। जी बिल्कुल। डॉक्टर, मैं अगला सवाल आपसे जानना चाहती हूँ कि इस फीवर या बीमारी को फैलने से कैसे रोकें हम?
तो मैंने जैसे आपको पहले बताया कि सोशल डिस्टेंसिंग के तो फीचर्स आपको रखने ही हैं इन एनी केस, कोविड हो या नहीं हो। और दूसरा इस बीमारी को स्पेसिफिकली ये है कि मीट वर्कर्स जो हैं उनको ध्यान रखने की जरूरत है। एक तो आप जो जो हैंडल करते हैं इनको, पिग्स को, उनको ग्लव्स हमेशा पहने होने चाहिए, हैंड सैनिटाइजेशन उनकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, मास्क उनके होने चाहिए, और अपना प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करें, ताकि पिग्स टू ह्यूमन जो ट्रांसमिशन है जो अभी डिफिकल्ट हो रहा है वो डिफिकल्ट ही रहे, उसको हम वहीं पे रोक के रखें, इवन इफ पिग्स में अगर होता भी है तो। और इन केस किसी जगह पे स्पोरेडिकली ह्यूमन ट्रांसमिशन हो जाता है तो उन लोगों को ट्रीट करें अच्छे से, उनको आइसोलेट करें और बाकी ह्यूमन में ट्रांसमिशन होने से रोकें। वो हेल्थ अथॉरिटीज का काम है जिस जगह पे ये फैल रहा है। और बाकी मेरे हिसाब से वैक्सीनेशन जो होती है इन्फ्लुएंजा की वो सबको लगवा लेनी चाहिए। बहुत सारे वायरसेस हैं जिनकी क्रॉस इन्फेक्शन, क्रॉस आपको वैक्सीनेशन में क्रॉस स्ट्रेन्स आपको हेल्प मिलता है। तो इवन इफ अगर अफ्रीकन इन्फ्लुएंजा का या और स्वाइन वायरस का स्पेसिफिक वैक्सीन नहीं है, जो इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन है, एक पॉसिबिलिटी ये है कि कुछ लेवल ऑफ इम्यूनिटी वो भी एक दे सके शायद। तो वैक्सीन, और अगर नहीं भी दे सकता तो एटलीस्ट इन्फ्लुएंजा वायरस की वैक्सीनेशन तो हो ही जाए कि इन्फ्लुएंजा दूसरा जो H1N1 वाला है वो नहीं हो। तो एटलीस्ट ये 3-4 स्टेप्स हम रखें तो मतलब थोड़ा सा हम कंट्रोल कर सकते हैं इसको। ओके डॉक्टर नवनीत, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर। थैंक यू, थैंक यू। जैसा कि डॉक्टर नवनीत ने भी कहा कि हमारी इम्यूनिटी ही हमें इन वायरसेस के खिलाफ बचा सकती है, और हमारे शो का मकसद है आपको हेल्थ से जुड़ी हर जानकारी देना। और अगर आपके दिमाग में भी हेल्थ से जुड़ा कोई भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर लिखिए। आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त और हम कल फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ, एक नए गेस्ट के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहिए और अपना और अपनों का ध्यान रखिए। चलते चलते हम आपको बताना चाहते हैं TV9 डिजिटल के न्यू इनिशिएटिव TV9 वैन के बारे में। आखिर क्या है इनिशिएटिव, आइए देखते हैं इस वीडियो में। Today, doctors are busier than ever providing care and advice to patients. And the reality is that an average patient now spends much more time in the waiting room than in the doctor's chamber. With such a captive audience, it's time to put their wait time to good use. Introducing TV9 Waiting Area Network that provides premium patient engagement experience through engaging and informative videos. These videos are created keeping in mind an Indian patient seeking medical attention. TV9 Waiting Area Network provides a perfect platform for educating the patients on everything a doctor's practice has to offer while elevating the doctor's brand at the same time. As a doctor, all you need is to have Wi-Fi at your clinic and we'll take care of the rest. We provide you with a TV, a media player, your clinic profile, and a playlist customized as per your practice. Combine all this with the regular news updates from TV9 and you have an awesome branding and marketing tool for your clinic. Write to us at van@tv9.com and we'll get in touch with you to set up our solution at your premises.